नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक संकर क्रॉस के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं। देखिए, जब एक प्रजाति के दो जनक के बीच किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करने के लिए क्रॉस कराया जाता है तो उसे एकल संकर क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस के मतलब यह है कि यदि हम दो जनकों के बीच जो क्रॉस करा रहे हैं उस क्रॉस का उद्देश्य क्या है, किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना। ये ध्यान रखिएगा कि इस क्रॉस का उद्देश्य क्या है कि केवल हम किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं। एक से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हमें अध्ययन करना है किसी एक लक्षण की वंशागति का। तो ऐसे क्रॉस को हम कहेंगे एकल संकर क्रॉस। अब जैसे मैं आपको बताऊं, हमने तने की ऊंचाई का अध्ययन करना है, इस लक्षण का अध्ययन करना है, तो हमने दो पौधों के बीच में, दो जनकों के बीच में क्रॉस करा दिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है। हमने पुष्प के रंग को लेकर अध्ययन करना है तो हमने क्रॉस करा दिया कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में। ठीक हो गया। और इस प्रकार से आप अगर क्रॉस कराते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या है कि किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना है। अगर हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी इन जनकों के बीच में क्रॉस कराया तो उद्देश्य क्या है, तने की ऊंचाई का अध्ययन करना। कैपिटल आर स्मॉल आर इन दो जनकों के बीच क्रॉस कराया तो हमारा उद्देश्य क्या है, पुष्प के रंग का अध्ययन करना। तो किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करने के लिए अगर आप क्रॉस कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस। पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या क्या किया, किस प्रकार से उसने अपना प्रयोग किया। तो देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए दो जनक लिए जिनके बीच में मेंडल ने क्या किया, क्रॉस कराया, परपरागण कराया। और आप जानते हैं कि मटर का जो पौधा मेंडल ने चुना था उसके पीछे कारण क्या था कि मटर में ऐसे 7 कैरेक्टर पाए जाते हैं जिसके दो विपरीत स्वरूप होते हैं, है ना। तो 7 कैरेक्टर ऐसे हैं जिसमें विपरीत स्वरूप पाए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक कैरेक्टर हमने ले लिया, पुष्प का रंग। तो मान लीजिए कि मेंडल ने अपना प्रयोग हेतु शुद्ध बैंगनी रंग के पुष्प वाला जनक लिया और शुद्ध सफेद रंग के पुष्प वाले जनक को चुना। तो ये हो गया आपका बैंगनी रंग के पुष्प वाला जनक और ये हो गया आपका शुद्ध सफेद रंग के पुष्प वाला जनक। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के लिए दो जनक चुन लिए, एक पर्पल कलर वाला पुष्प वाला पौधा था और एक सफेद रंग के पुष्प वाला पौधा था। अब देखिए उसके बाद मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जो बैंगनी रंग के पुष्प वाले पौधे थे उनके पुष्पों से परागकोशों को काट करके क्या कर दिया, अलग कर दिया। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। क्या किया मेंडल ने, जो बैंगनी रंग के पुष्प वाले पौधे थे मटर के, उनके पुष्पों से, बैंगनी रंग के पुष्पों से परागकोशों को काट करके अलग कर दिया। और जो सफेद रंग के पुष्प वाले पौधे थे उनके सफेद पुष्पों से परागकणों को लेकर के बैंगनी रंग के जो विपुंसित पुष्प हैं उनके स्त्री केसर को क्या कर दिया, परपरागित करा दिया, क्रॉस पॉलिनेटेड करा दिया। डायग्राम से समझते हैं हम। ये देखिए, ये बैंगनी रंग का मटर का पुष्प है, मेंडल ने क्या किया, इसके सारे परागकोशों को क्या कर दिया, काट करके अलग कर दिया, पौधे को, पुष्प को क्या कर दिया, विपुंसित कर दिया। अब जो बैंगनी रंग का पुष्प बचेगा इसमें केवल क्या बचेगा, स्त्री केसर बचेगा, इसलिए हम इसको फीमेल प्लांट के रूप में भी देख सकते हैं। सारे परागकोश काट करके अलग कर दिए बैंगनी रंग के पुष्प में और केवल क्या रहने दिया, स्त्री केसर। अब उसके बाद क्या किया, ये जो सफेद रंग का मटर का पौधा है, पुष्प का पौधा, मटर का सफेद रंग के पुष्प वाला पौधा है, इस सफेद रंग के पुष्प से परागकणों को लिया और लेकर के कहां भेज दिया, बैंगनी रंग के पुष्प के स्त्री केसर में। दोबारा से समझ लीजिए, ये जो बैंगनी रंग का पुष्प था इसका तो क्या कर दिया, विपुंसन कर दिया, सारे परागकोश काट दिए। और जो सफेद रंग का पौधा था इससे परागकणों को लेकर के कहां पहुंचा दिया, ये जो आपका बैंगनी रंग का पुष्प है इसके स्त्री केसर में पहुंचा दिया। और इस प्रकार से ये क्रिया क्या कहलाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगी, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगी, क्योंकि मनुष्य द्वारा ये काम किया गया है। सफेद रंग के मटर के पुष्प से परागकणों को लेकर बैंगनी रंग के पुष्प के स्त्री केसर तक पहुंचा दिया गया। तो ये कहलाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके बाद मेंडल ने क्या किया, ये जो परपरागित पुष्प था बैंगनी रंग का, इसको
अन्य अवांछित परागकणों से बचाने के लिए इसको बैगिंग विधि के द्वारा सुरक्षित किया और निषेचन के फलस्वरूप इससे प्राप्त बीजों को एकत्र किया। अब मेंडल ने क्या किया, ये जो बैंगनी रंग का पुष्प था जिसमें अभी हमने सफेद रंग के पुष्प से परागकणों को यहां पहुंचाया था, पर परागण कराया था, अब हमने इस पुष्प को मेंडल ने क्या किया, चारों ओर से एक बटर पेपर के माध्यम से क्या किया, बैग बना दिया, बैग चढ़ा दिया बैगिंग विधि के माध्यम से। इसका उद्देश्य क्या था कि हमने इसके स्त्री केसर में सफेद रंग के परागकणों को पहुंचाया है। हम ये नहीं चाहते कि किसी और रंग के परागकण आकर के इस बैगनी रंग के पुष्प को निषेचित करें, क्योंकि उससे क्या होगी, आपके शोध कार्य क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी मेंडल अध्ययन क्या कर रहे हैं, सफेद रंग के पुष्प वाले पौधे और बैगनी रंग के पुष्प वाले पौधों की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई और परागकण इसके अंदर ना प्रवेश करे, इसलिए इस पुष्प को, जिसको परपरागित कराया था, इस पुष्प को हमने क्या कर दिया, सुरक्षित कर दिया। और उसके बाद इस पुष्प के स्त्री केसर तो है ही, परागकण कहां से आ गए, सफेद रंग के पुष्प से आ गए। अब इसमें निषेचन की प्रक्रिया होगी, निषेचन के फलस्वरूप इसमें क्या बनेंगे, बीज बनेंगे, और इस प्रकार से इससे बनने वाले बीजों को मेंडल ने क्या कर लिया, एकत्र कर लिया। बात समझ में आ गई आपके। अब मेंडल ने क्या किया, इन बीजों को एकत्र कर लिया। अब मेंडल ने जो बीज प्राप्त किए उन प्राप्त बीजों को बोया और उनसे उत्पन्न होने वाले पौधे के जो पुष्प का रंग है उसका निरीक्षण किया। तो मेंडल को ये बीज प्राप्त हुए थे, मेंडल ने क्या किया, इन बीजों को बोया और उसके बाद इन बीजों के अंकुरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले जो पौधे हैं उनके पुष्पों के रंगों का उन्होंने अध्ययन किया। अब देखिए, मेंडल ने जो बीज बोए उनमें अंकुरण हुआ, उनसे नए पौधे बने, और मेंडल ने जब उन पौधों में लगे पुष्पों का अध्ययन किया तो ये पाया कि सभी पौधों में जो पुष्प खिले हैं वो बैगनी रंग के पुष्प खिले हैं। आप देखिए, जितने भी पौधे हो गए उन सब में बैगनी रंग के मटर के पुष्प खिले, जबकि मेंडल को अनुमान ये था कि भाई उसने सफेद रंग के पुष्प वाले पौधे और बैगनी रंग के पुष्प वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया है, तो जो भी पौधे संतान के रूप में प्राप्त होंगे उनमें 50% बैगनी पुष्प वाले पौधे होंगे और 50% सफेद पुष्प वाले पौधे होंगे। लेकिन मेंडल के सोच से बिल्कुल हटकर जितने भी संतति प्राप्त हुई, जितने भी संतान मटर के पौधे प्राप्त हुए, उनमें पुष्प का रंग क्या पाया गया, बैगनी। अब मेंडल के दिमाग में दो प्रश्न आए। पहला प्रश्न तो यह आया कि क्या सफेद रंग के पुष्प का जो लक्षण था मटर के पौधे का, क्या वो लक्षण समाप्त हो चुका है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या इसके आगे जो जनरेशन आएगी मटर के पौधों की, क्या उसमें सफेद रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त होंगे। तो इन दो प्रश्नों का जवाब देने के लिए मेंडल ने अब इस प्रयोग को आगे बढ़ाया। तो अब मेंडल ने क्या किया, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए मेंडल ने प्रथम पीढ़ी में जो पौधे बैगनी रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए थे उनके बीच में स्वपरागण कराया और उससे जो बीज बने उन बीजों को बो करके उन बीजों से पौधों को उगाया। तो ये आपने अभी देखा था कि प्रथम पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त हुए थे वो सबके सब कैसे थे, बैगनी रंग के पुष्प वाले थे। अब इनके बीच में मेंडल ने क्या कराया, स्वपरागण कराया, इनको स्वपरागण के लिए छोड़ दिया और इनसे जो स्वपरागण के फलस्वरूप, निषेचन के फलस्वरूप जो बीज बने उन बीजों को फिर से बोया और उससे पौधे उगाए। और जब उन पौधों के उगने के बाद उन पौधे के पुष्पों का अध्ययन किया तो मेंडल ने पाया कि 75% जो पौधे हैं वो बैगनी रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए और 25% पौधे प्राप्त हुए वो सफेद रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। तो कुछ इस प्रकार से निरीक्षण के बाद रिजल्ट आए कि 75% पौधे तो ऐसे प्राप्त हुए जिसमें पुष्प कैसे थे, बैगनी रंग के थे, और 25% पौधे ऐसे प्राप्त हुए जिसमें पुष्प किस रंग के हैं, सफेद रंग के। तो ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, एक संकर क्रॉस था। देखिए, अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि हम किस प्रकार से एग्जाम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम किसी एक लक्षण को लेके किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करने के लिए हम क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पे हमने दो जनक लिए, एक जनक है प्योर वॉयलेट कलर के पुष्प वाला, मतलब शुद्ध बैंगनी रंग के पुष्प वाला पौधा, और इसका क्रॉस हम किससे कराते हैं, शुद्ध सफेद रंग के पुष्प वाले पौधे से कराते हैं। मतलब ये दोनों क्या है, हमारे पेरेंटल पौधे हैं और इस जनरेशन को हम क्या कहेंगे, पी जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन कहेंगे। ये पैतृक जनक है और इस पीढ़ी को क्या कहेंगे हम, पैतृक पीढ़ी या पेरेंटल जनरेशन, और इसे हम किससे दिखाते हैं, पी से। अब अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करें, जीनी संरचना की बात करें प्योर वॉयलेट की, तो इसको हम प्रकट करते हैं कैपिटल पी से।
प्योर वॉयलेट जो कलर है ये डोमिनेंट है, प्रभावी कलर है, इसलिए हम इसके कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। और जो प्योर वाइट है इसको हम स्मॉल p से करते हैं, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट नहीं है, अप्रभावी है, इसलिए हम इसे स्मॉल p से प्रकट करते हैं। यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि प्योर वॉयलेट कलर या प्योर वाइट कलर को प्रकट करने वाले जो जीनी संरचना है, जीनोटाइप है, इसको हमने युग्म में क्यों दिखाया है, पेयर में क्यों दिखाया है। देखिए आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके जीन्स होते हैं या गुणसूत्र जो होते हैं वो हमेशा डिप्लॉइड अवस्था में होते हैं, द्विगुणित अवस्था में होते हैं। सजीवों के शरीर में हर गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है, तो हर जीन का जो है एक युग्म होता है, एक पेयर होता है, एक पार्टनर होता है, इसीलिए हम उनको डिप्लॉइड अवस्था में कहते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र हैं, तो 23 गुणसूत्रों का जोड़ा होता है, 23 का जोड़ा होता है, अर्थात हर गुणसूत्र का एक साथी होगा, एक भाई होगा। तो इसी कारण से हमने कैपिटल P का भाई कैपिटल P दिखाया और स्मॉल p का भाई स्मॉल p दिखाया। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जीनोटाइप दिखाएंगे किसी लक्षण का, तो वो हमेशा पेयर में दिखाएंगे, युग्म में दिखाएंगे, क्योंकि सजीव जो हैं वो हमेशा किस अवस्था में होते हैं, डिप्लॉइड अवस्था में होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे वॉयलेट कलर को PP से दिखाया और स्मॉल PP से क्या दिखाया, व्हाइट कलर को दिखाया। अब ये जो प्योर वायलेट लक्षण वाला जो पौधा है, जब इससे युग्मक बनेंगे तो उन युग्मकों में ये लक्षण किस प्रकार से ट्रांसफर होगा। देखिए 2 युग्मक बनेंगे और दोनों में जो जीन जाएगा वो क्या जाएगा, कैपिटल P जाएगा। इसी प्रकार से प्योर वाइट फ्लावर वाला जो पौधा है, इससे जो युग्मक बनेंगे 2 प्रकार के बन सकते हैं और दोनों कैसे होंगे, स्मॉल p वाले होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। अब इन दोनों पैतृक में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस पौधे के जो युग्मक हैं वो इस पौधे के युग्मक से क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, निषेचन करेंगे। अब संभावना क्या है, अगर ये युग्मक इस युग्मक से मिले, ठीक है, ये युग्मक इस युग्मक से मिले, तो जो संतान बनेगी उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल P स्मॉल p। दूसरी संभावना क्या है कि ये युग्मक किससे मिले, आपका इस युग्मक से, तो संभावना क्या है आपकी ये, तो क्या बनेगी संतान, कैपिटल P स्मॉल p। तीसरी संभावना क्या हो सकती है कि ये जो युग्मक है आपका इस युग्मक से मिले, तो संभावना क्या होगी, कैपिटल P स्मॉल p। और चौथी संभावना क्या है कि ये जो कैपिटल P है ये आपका इस P से मिले, तो संभावना क्या होगी ये। तो ये जो 4 संभावनाएं आप देख रहे हैं, ये 4 प्रकार की संतानें पाई गई हैं। इन दोनों जनकों के बीच जब क्रॉस हुआ तो 4 प्रकार की संतानें पाने का अनुमान हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो चारों संतानें पाई गई, ये चारों संतानें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही प्रकार से एक जैसी हैं। ये जो संतानें पाई गई इनको हमने क्या कहा, F1 जनरेशन कहा, क्योंकि ये पेरेंटल जनरेशन से पैदा हुई संतान है, इसलिए हमने इनको F1 जनरेशन कहा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो संभावनाएं हैं 4 संतानों की, इन चारों संतानों को अगर आप बाहर से देखें तो ये कैसी होंगी, सब की सब जो है वॉयलेट कलर की होंगी, बैंगनी कलर के पुष्प वाले पौधे प्राप्त होंगे। तो इनका जो फिनोटाइप है वो बिल्कुल क्या है, एक जैसा है। और इसी प्रकार से अगर हम इनका जीनोटाइप कहें, जीन का अध्ययन करें, तो इनके जीनोटाइप संरचना भी क्या है, बिल्कुल एक जैसी है। ये सबके सब कैसे हैं, हाइब्रिड हैं, संकर हैं। आप ये जानते हैं कि P जो वॉयलेट कलर को प्रकट करता है ये डोमिनेंट करैक्टर है, ये प्रभावी कलर करैक्टर है, और स्मॉल p जो व्हाइट कलर को प्रेजेंट करता है वो रिसेसिव करैक्टर है। इसी कारण से यहाँ F1 जनरेशन में जो संतानें प्राप्त हुई ये प्रकट तो आपको वॉयलेट हो रही हैं, बैंगनी पुष्प वाले पौधे प्रकट हो रहे हैं, लेकिन इनमें स्मॉल p सफेद रंग के लक्षण वाला जीन भी मौजूद है। लेकिन चूंकि p कैपिटल P जो है प्रभावी है, इसलिए उसने स्मॉल p के प्रभाव को क्या कर दिया, दबा दिया। इसीलिए F1 जनरेशन में फिनोटिपिकली अगर हम देखें, बाहरी लक्षण से देखें, तो सब के सब वॉयलेट कलर के पौधे प्राप्त होते हैं। अब देखिए F1 जनरेशन में जो पौधे आपके प्राप्त हुए वो कैसे हुए, बैंगनी रंग वाले, बैंगनी पुष्प के रंग वाले पौधे प्राप्त हुए। लेकिन ये जो पौधे थे ये प्योर बैंगनी पुष्प वाले पौधे नहीं थे, ये कैसे थे, हाइब्रिड थे, क्योंकि इनकी जो जीनी संरचना है वो विषम युग्मकीय है। इसमें एक कैपिटल P है जो बैंगनी रंग का जीन है, एलील है, और एक स्मॉल p है जो किस रंग के लिए है, व्हाइट रंग के लिए। तो यहाँ पे दोनों रंगों के पुष्प वाले जीन मौजूद हैं, लेकिन प्रभावी चूंकि कैपिटल P है इसलिए ये पौधा कैसा हुआ है, बैंगनी रंग के पुष्प वाला हुआ है। लेकिन ये हाइब्रिड है क्योंकि इसमें सफेद रंग का पुष्प वाला जीन भी मौजूद है। तो F1 जनरेशन से जितने भी पौधे प्राप्त हुए वो सब बैंगनी हैं, लेकिन हाइब्रिड हैं क्योंकि उसमें सफेद रंग के पुष्प का जीन भी मौजूद है।
तो ये जो F1 जनरेशन के हाइब्रिड पौधे हैं, अब हमने इनको स्वपरागण के लिए छोड़ दिया। प्रत्येक पादप से जो युग्मक प्राप्त हुए वो एक कैपिटल P हुआ और एक कैसा हुआ, स्मॉल p। अब यहां मैं आपको एक चीज और बहुत स्पष्ट समझा दूं। देखिए, जब आपने पौधे के जीन को प्रदर्शित किया तो आपने पेयर में किया, और मैंने आपको पहले बताया कि हमने पेयर में इसलिए प्रदर्शित किया क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, सेट में होते हैं। हर लक्षण का जो जीन है उसका एक भाई भी होगा, एक पेयर भी होगा, मतलब वो जोड़े में होगा। हर लक्षण का जो जीन है वो हमेशा पेयर में होता है, डिप्लॉयड अवस्था में होते हैं। इसलिए हमने जो सजीवों के जीन दिखाए हैं वो कैसे दिखाए हैं, युग्म में दिखाए हैं, पेयर में दिखाए हैं। लेकिन जब इस पौधे से युग्मक बन जाते हैं, गैमेट्स बन जाते हैं, तो हमने उसको सिंगल अल्फाबेट से दिखाया है। क्यों? क्योंकि गैमेट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि किसी लक्षण के जो जीन हैं वो हमेशा युग्म में होते हैं, लेकिन जब उस सजीव से युग्मक बनते हैं तो उस लक्षण के जो जीन का पेयर है उनमें से पेयर में से केवल एक जीन ही युग्मक में जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन हमारे जो गैमेट होते हैं उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि गुणसूत्र का जो जोड़ा है उसमें से एक गुणसूत्र ही गैमेट में जाएगा। एक गैमेट में एक ही गुणसूत्र आएगा जोड़े में से, इसलिए हमारे गैमेट्स में जो गुणसूत्रों की संख्या है 23 है। तो उसी प्रकार से यहां आप समझिए कि यहाँ पे हमने पादप, जनक पादप में तो हमने क्या दिखाया है, जीन जो है आपने पेयर में दिखाए हैं, लेकिन गैमेट्स में हमने उसको अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट में दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे जो जीन है वो क्या जाएगा, सिंगल जीन ही ट्रांसफर होगा। जो पेयर है उसमें से सिंगल जीन ही गैमेट में जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ 2 गैमेट बनने की संभावना है, यहाँ 2 गैमेट बनने की संभावना है। अब इस क्रॉस में इन दोनों जनकों के गैमेट किस प्रकार से मिलेंगे, इसके लिए हम पुनेट स्क्वायर का उपयोग करते हैं। तो देखिए, पुनेट स्क्वायर में इस प्रकार से 4 खाने बन जाते हैं। ये जो आपका पेरेंट है इसको हम मेल पेरेंट मान के चलते हैं। तो यहाँ जो सामने जो क्षैतिज स्थान है यहाँ पे हम इससे उत्पन्न होने वाले दोनों युग्मकों को लिख देंगे। तो देखिए, एक p और एक स्मॉल p, इस पेरेंट से जो युग्मक बने उसको हमने इस पुनेट स्क्वायर के क्षैतिज में लिख दिया। और इस पौधे को अगर हम फीमेल मान लेते हैं तो इससे जो युग्मक बने इसको हम यहाँ खड़ी लाइन में लिख देंगे। ठीक है, तो आप देखिए, इससे जो बनने वाले जो युग्मक है हमने इसको खड़ी लाइन में लिख दिया। अब आप क्रम से इन दोनों युग्मकों का गुणा करेंगे और जो भी परिणाम आएगा वो इस स्क्वायर में लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये युग्मक जब इस युग्मक से मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल P कैपिटल P। ये युग्मक जब आपका इस युग्मक से मिलेगा तो क्या बनेगा आपका, कैपिटल P स्मॉल p। ये युग्मक जब इस युग्मक से मिलेगा तो क्या बनेगा आपका, कैपिटल P स्मॉल p। ये युग्मक जब इस युग्मक से मिलेगा तो क्या बनेगा आपका, स्मॉल p स्मॉल p। तो इस प्रकार से आपकी 4 संतति यहाँ पे बन गई और इस जनरेशन को हमने क्या कहा, F2 जनरेशन कहा। अब ये जो आपके पादप हैं, जो आपके पौधे बने, इनकी जीनोटाइप से पहले हम फिनोटाइप देखेंगे, बाहर से देखेंगे कि ये किस प्रकार के पौधे हैं। अगर आप इसको देखें तो इसके दोनों जो जीन हैं, जो जिसके दोनों एलील हैं वो किसके हैं, वॉयलेट कलर के हैं। तो ये पौधा कैसा है आपका, प्योर वॉयलेट है। इसकी अगर आप बात करें तो इसमें एक वॉयलेट कलर का जीन है और एक सफेद कलर का जीन है। वॉयलेट प्रभावी है तो इसलिए ये भी वॉयलेट होगा, लेकिन ये कैसा होगा आपका, हाइब्रिड होगा, संकर होगा। इस पौधे की अगर आप बात करें तो इसमें भी एक वॉयलेट का जीन है और एक सफेद का जीन है। तो वॉयलेट का जीन पावरफुल है तो इसलिए ये पौधा भी वॉयलेट होगा, लेकिन ये भी कैसा होगा, संकर होगा। इस पौधे की अगर आप बात करें तो इसमें जो दोनों जीन हैं, दोनों एलिल्स हैं, ये कैसे हैं, सफेद रंग के पौधे, पुष्प वाले पौधे के हैं। तो इसमें जो पौधा प्राप्त हुआ इसमें पुष्प कैसे होंगे, सफेद रंग के पुष्प होंगे। तो ये F2 जनरेशन में 4 प्रकार के संतान मिलने की संभावना है। अब हम बात करते हैं इसके फिनोटाइप रेशियो की, मतलब बाहर से देखने पे आपको ये जो 4 पौधे मिले ये किस प्रकार के मिले। तो अगर आप बाहर से देखें, आप इसके जीन्स की संरचना को ना देख करके हम केवल बाहर से देखें तो आप ये पाएंगे कि ये वाला पौधा, ये वाला पौधा और ये वाला पौधा, ये तीनों जो है वॉयलेट रंग के पुष्प खिलाएंगे, बैंगनी रंग के पुष्प देंगे, जबकि ये वाला जो पादप है ये केवल सफेद रंग का पुष्प देगा। तो इन 4 संततियों में 3 संतति ऐसी हैं जो बाहर से देखने पे आपको पता चल रहा है कि ये बैंगनी रंग का फूल देंगी और ये पौधा जो है आपको क्या देगा, सफेद रंग का पुष्प देगा। तो 3 वॉयलेट रंग के पुष्प देने वाले पौधे प्राप्त हुए और 1 सफेद रंग का पुष्प देने वाला पौधा प्राप्त हुआ। तो इसका जो फिनोटाइप रेशो होगा वो आपका होगा 3:1।
ठीक है। अब हम बात करते हैं जीनोटाइप रेशो की। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जब हम इनकी जीनी संरचना का अध्ययन करें। तो अगर आप इन चारों पौधों में देखें तो आपको 3 प्रकार के जीन दिखाई देंगे, एक कैपिटल पी, एक कैपिटल पी स्मॉल पी और एक स्मॉल पी स्मॉल पी। आप देखिए ये वाला पौधा अगर आप देखें तो इसके दोनों जो एलिल्स हैं वो दोनों क्या है? कैपिटल पी हैं, अर्थात इसमें सफेद रंग के लक्षण का कोई भी जीन मौजूद नहीं है। अर्थात ये जो वॉयलेट है ये कैसा है? प्योर वॉयलेट है। ये कैसा है? प्योर वॉयलेट है। और ये संख्या में कितना है? 1। ये जो जीन है आपका जीनोटाइप है, आपको अगर आप इसको देखें तो इसमें एक कैपिटल पी है और एक स्मॉल पी है, अर्थात इसमें वॉयलेट कलर का जीन भी मौजूद है और सफेद कलर का जीन भी मौजूद है। चूंकि वॉयलेट प्रभावी है इसलिए ये पौधा बैंगनी रंग के फूल देगा, लेकिन ये पौधा होगा कैसा? हाइब्रिड होगा, संकर होगा। तो इस प्रकार के संकर बैंगनी रंग के पुष्प वाले पौधे कितने हैं संख्या में? 2। एक ये देखिए जीनी संरचना, एक ये जीनी संरचना और एक ये जीनी संरचना। ये दोनों जो जीनी संरचना कैसी हैं? बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इस प्रकार के जो हाइब्रिड वॉयलेट पौधे हैं ये संख्या में कितने हैं आपके? 2 हैं। अब ये एक पौधा बचा जिसमें दोनों जो एलिल्स हैं आपके कैसे हैं? सफेद पुष्प वाले पौधे हैं। तो ये कैसा है? प्योर व्हाइट है, ये शुद्ध सफेद है, क्योंकि इसमें दोनों जो जीन है, इसमें वॉयलेट रंग का जीन कहीं नहीं है। इसमें दोनों जीन कैसे हैं? शुद्ध सफेद रंग के पुष्प वाले हैं। तो ये एक ही पौधा है, तो एक पौधा है। तो अगर आप ये देखें तो इसका जीनोटाइप रेशो जो होगा वो क्या होगा? 1:2:1। अब देख लीजिए आप फिनोटाइप रेशो, जो हमने बाहर से देख के अनुमान लगाया तो 3 बैगनी और 1 सफेद पुष्प वाला पौधा था, तो इसको हमने फिनोटाइप रेशो कह दिया, क्योंकि केवल हमने बाहर से देखा। लेकिन आपने जब जीनों को देखा तो हमें पाया गया कि 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन है, एक पीपी और एक पीपी और एक कैपिटल पी स्मॉल पी और एक स्मॉल पी। तो ये रेशो मिला हमारा कैसा? 1:2:1, क्योंकि एक कैपिटल पी वाला प्राप्त हुआ। 2 कैसे प्राप्त हुए? एक कैपिटल पी स्मॉल पी, ये जो है कितने प्राप्त हुए? 2। और एक पौधा प्राप्त हुआ हमें कैसा? स्मॉल पी वाला। तो इसका जीनी संरचना के आधार पर जो जीनोटाइप रेशो है वो कितना होगा? 1:2:1। अब ये डायग्राम यहाँ आपके सामने प्रकट किया गया है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। यहाँ पे F1 F2 जनरेशन और P जनरेशन सामूहिक रूप से मैंने दिखाई है। देखिए यहाँ पे ये 2 पैतृक जो पेरेंटल जनरेशन को प्रकट करते हैं, इनसे ये आपके युग्मक बने, इनके बीच में क्रॉस होने के फलस्वरूप ये F1 जनरेशन बनी। चारों के चारों संतानें कैसी हैं आपकी? हाइब्रिड वॉयलेट हैं। अब इनके बीच में हमने क्या कराया? स्वपरागण कराया, और इस प्रकार से आप देखिए ये पुनेट चार्ट बनाया गया, और इस प्रकार से आपके 4 पौधे प्राप्त हुए, जिनमें से एक प्योर वॉयलेट है, 2 कैसे हैं? हाइब्रिड वॉयलेट हैं, और एक सफेद है। तो ये इसका फिनोटाइप रेशो, ये इसका जीनोटाइप रेशो। तो ये पूरा एक ही स्क्रीन में मैंने आपको ये पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ दिखाया है। एक और एग्जांपल मैं आपको इसका दिखाता हूं। ये देखिए ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पे हमने जो करेक्टर लिया है, क्या लिया है? शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे। शुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल टी से दिखाया है, शुद्ध बौने पौधे को हमने स्मॉल टी से दिखाया। यहाँ पे इसके युग्मक बन गए हैं, यहाँ पे इससे 2 युग्मक बन गए हैं। अब ये युग्मकों और इन युग्मकों के बीच में हमने क्या कराया? क्रॉस कराया। तो F1 जनरेशन में आपको 4 संतानें मिली, 1, 2, 3 और 4। और ये चारों संतानें कैसी हैं? बिल्कुल फिनोटाइप में तो एक जैसी हैं ही, कैसी हैं? संकर, लंबी हैं, क्योंकि इसमें स्मॉल टी भी है, जो किसका जीन है? एलिल है, डार्क पौधे का है। तो ये प्योर लंबे तो नहीं है, शुद्ध लंबे तो नहीं है। ये कैसे हैं? चारों के चारों पौधे संकर लंबे हैं, हाइब्रिड टॉल हैं, संकर लंबे हैं। अब हमने इनके बीच में क्या कराया? स्वपरागण कराया। तो ये देखिए ये पुनेट चार्ट बनाया। स्वपरागण में हमने क्या किया? एक जो मेल है उसके दोनों युग्मकों को एक तरफ लिख दिया, और जो फीमेल है उसके युग्मकों को एक तरफ लिख दिया। और अब हमने इन युग्मकों के बीच में क्रॉस कराया। इसका क्रॉस इससे कराने पे यहाँ लिखा, इस युग्मक का क्रॉस इससे कराने पे आपने यहाँ पे लिखा, इस युग्मक का क्रॉस आपने इससे कराने पे यहाँ लिखा, और इस युग्मक का क्रॉस इससे कराने पे आपने यहाँ पे लिखा। तो ये जो 4 संतानें प्राप्त हुई F2 जनरेशन को प्रकट करती हैं। और यहाँ पे भी अगर आप फिनोटाइप रेशो देखें तो आपको ये वाला पौधा, ये वाला पौधा, ये तीनों आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? लंबे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन तीनों में जो एक एलिल मौजूद है वो कैपिटल टी मौजूद है। तो ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं? लंबे हैं। बाहर से देखने पे आपको लंबे दिखाई दे रहे हैं, और एक आपको बौना दिखाई दे रहा है। तो बाहर से देखने के हिसाब से इसका जो फिनोटाइप रेशो निकला वो 3:1 निकला। जीनोटाइप देखेंगे तो हम जीनों का अध्ययन करेंगे। अब आप देखेंगे कैपिटल टी, ये जीनी संरचना वाला कितने पौधे हैं? इन चारों में से केवल एक ही पौधा है, जो कैसा है? प्योर शुद्ध है, प्योर टॉल है, शुद्ध लंबा है। तो ये संरचना संख्या में कितना है? प्योर टॉल 1 है।
कैपिटल टी स्मॉल टी जीनी संरचना वाले कितने पौधे हैं आपके? 2 पौधे हैं, जो कैसे हैं? हाइब्रिड टॉल हैं, संकर लंबे हैं, क्योंकि इसमें लंबे का जीन तो है ही, साथ साथ में बौने का जीन भी है, डार्फ का जीन भी है, तो इसलिए इसको क्या कहा हमने? संकर लंबा कहा। और ये संख्या में कितने प्राप्त हुए? 2 प्राप्त हुए, ये आपने 2 लिख दिया। और प्योर डार्फ शुद्ध बौना स्मॉल टी ये जीनी संरचना वाला केवल एक ही पौधा है, तो आपने ये लिख दिया। तो इसका जीनोटाइप रेशियो अगर आप देखेंगे तो 1:2:1 निकलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने मेंडल का प्रयोग किस प्रकार से किया मेंडल ने वो सीखा होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके अनेक एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ दिए हैं वो आपने समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।